Jai Hind students, in this video we will discuss about the law of conservation of mass. ठीक है, given by Anthony Lavoisier in 1789. Okay, तो what is the statement of law of conservation of mass? ठीक है, so right now Anthony Lavoisier in 1789 stated that during any physical or chemical change, the mass of product is always equal to the mass of reactants. रिएक्टेंट मोर देन वन है तो रिएक्टेंट्स. ठीक है, तो यानी किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज में जो प्रोडक्ट का मास होता है वो इक्वल होता है किसके मास के? रिएक्टेंट के मास के. ये किसने बताया? एंटोनी लेवोसियर ने. इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इसे कहते हैं इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ द मास. लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ द मास, यानी लॉ जो मास है हमारा उसको डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ. ठीक है, इसे हम लोग सिंपली ऐसे भी कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को. मास कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. ठीक है, आप सब लोगों ने पढ़ा है. ठीक, तो इस लॉ को एक्सपेरिमेंटली जो है क्या किया गया? प्रूफ किया गया, वेरीफाई किया गया. किसके द्वारा? तो एक जर्मन केमिस्ट हैं जिन्हें कहते हैं लैंडॉल्ट. उनका नाम था लैंडॉल्ट और एक्सपेरिमेंट कहते हैं लैंडॉल्ट एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो लैंडॉल्ट एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सपेरिमेंटली क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं. ठीक है, एंटोनी लेवोसियर 1789 इन्होंने क्या दिया? इन्होंने स्टेटमेंट दिया और बताया क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सबसे पहले. ठीक है, कई सारी एक्सपेरिमेंट की, कंबशन रिएक्शंस किए और उसके बाद कंक्लूड निकाला कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द मास ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट. ओके, क्या थे? ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे. ठीक है, लैंडॉल्ट क्या है? एक जर्मन केमिस्ट है जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया है क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को. कैसे किया? तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा. इन्होंने एक एच शेप ट्यूब का यूज किया. एच शेप ट्यूब कैसी थी? तो देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे आप लोग. ये एच शेप आपका क्या है? ट्यूब. ठीक है, ये जो है आपका हो गया एच शेप ट्यूब. ठीक, एच शेप इसे कहते हैं तो लैंडॉल्ट ट्यूब कहते हैं. ठीक है, इस ट्यूब के एक चेंबर में उन्होंने क्या लिया है? एक्वस NaCl. क्या लिया है? एक्वस NaCl. दूसरे चेंबर में ले लिया क्या? एक्वस AgNO3. क्या लिया? एक्वस AgNO3. ठीक है, उसके बाद वेट कर लिया इसका. ठीक, और रीडिंग क्या कर ली? नोट कर ली. फाइनली इसको उन्होंने क्या किया? आपस में इसको मिक्स कर दिया. ठीक, तो मिक्स करने के बाद क्या फॉर्मेशन हुआ? किसका? AgCl का और NaNO3 का. और फिर अगेन उसका वेट किया. ठीक है, तो दोनों में देखा कि कोई डिफरेंस नहीं है. तो फाइनली उन्होंने कंक्लूजन निकाला, यानी वेरीफाई कर दिया एक्सपेरिमेंटली किसको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, और बता दिया कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द मास ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट. तो इक्वेशन लिख लीजिए. क्या होगा यहाँ पे? तो आपका NaCl एक्वस प्लस AgNO3 एक्वस क्या बन रहा है आपका? आपका बन रहा है AgCl सॉलिड प्लस NaNO3 एक्वस. ये आपका है व्हाइट PPT. क्या बनाया? ये व्हाइट PPT. ठीक है, तो दिस इज द लैंडॉल्ट एक्सपेरिमेंट की ये रिएक्शन है, ये याद होनी चाहिए. दिस इज कॉल्ड लैंडॉल्ट ट्यूब. एच शेप ट्यूब है और इसमें एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके बताया गया लैंडॉल्ट के द्वारा
इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, थोड़ा सा आगे देखें। तो मॉडर्न व्यू में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। रिलेटिविटी जो थ्योरी है किसकी, आइंस्टीन की। क्या पढ़ा है आप लोगों ने, E इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मास किसके बराबर हो जाएगा, E अपॉन c स्क्वायर, यानी c यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट किसके बराबर है, 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब मास और एनर्जी में रिलेशन है। यानी जब किसी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उसके मास में क्या आता है, चेंज आता है। ठीक, पर हम लोगों ने देखा कि मास में चेंज तो हम लोगों को दिखाई दे ही नहीं रहा है, नेग्लिजिबल चेंज आ रहा है, वो हम लोग मेजर कर रहे हैं तो समझ में आ ही नहीं रहा है। एक्चुअली में होता क्या है, ध्यान देंगे कि जब नियर अबाउट 9 इंटू 10 टू पावर 7 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो ये एनर्जी जो होती है किसके बराबर होती है, ये होती है 0.001 ग्राम मास के। यानी इतना ज्यादा ही नहीं, जब इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जब प्रोड्यूस होगी किसी केमिकल रिएक्शन में, तो जो है बहुत ही माइन्यूट मास में क्या आता है, चेंज आता है। ठीक, तो इसलिए ये मेजरेबल थोड़ा सा नहीं हो पाता है, यानी मेजर हम लोग नहीं कर पाते। ठीक, बट इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन जहां पे ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वहां पे चेंज इन मास क्या होगा, मेजरेबल होगा। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। और कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सुनिए। यानी ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। दोनों को एक साथ ले लेंगे। क्यों लेते हैं, क्योंकि मास और एनर्जी देखने में ठीक लग रहा है, आपस में क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है। लेकिन मास में चेंज क्यों समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सी की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है, इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। पर एनर्जी यदि क्या हो जाए, एनर्जी यदि बहुत ज्यादा हो जाए तो मास की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो मास की वैल्यू मेजरेबल हो जाएगी, है ना। आगे समझ में। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, वेरिफिकेशन यानी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बाई लैंडॉल्स एक्सपेरिमेंट के द्वारा। और हम लोगों ने जाना कि क्या, तो क्या रिलेशन होता है एनर्जी और मास में, यानी हम लोग इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके कह सकते हैं क्या, कि मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर एंड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द मास एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास एंड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। ओके, जय हिंद।